अशोकनगर के बाद अब रुख मुगावली का करते हैं और जानते हैं कि यहां मतदाताओं पर किसका मैजिक चल सकता है। तो अशोकनगर की तरह मुगावली में भी जीत का मामला सिंधिया की प्रतीक्षा से जुड़ा है। ये विधानसभा सीट सिंधिया की पारंपरिक गुना लोकसभा के अंतर्गत आती है। पिछले चुनाव में यहां से जीत हासिल करने वाले बृजेंद्र सिंह यादव सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक है और सिंधिया के ही इशारे पर विधायकी और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। बृजेंद्र सिंह को बीजेपी की सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया है और अब जब उपचुनाव होना है तो बीजेपी के प्रत्याशी है। बृजेंद्र सिंह यहां से लगातार 2 बार से विधायक है। ऐसे में उनकी हैट्रिक ही बीजेपी को इस सीट पर कब्जा दिला सकती है। लेकिन उधर कांग्रेस जिस तरह से ताकत झोंक रही है उसे देखते हुए मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। खैर, इस सीट को लेकर विस्तार से बात करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मुंगावली विधानसभा सीट पर 3 साल के अंदर दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार के उपचुनाव की वजह दल बदल है। यहाँ बृजेंद्र सिंह यादव ने हाथ का साथ छोड़कर कमल ध्वज थामा है और अब बृजेंद्र सिंह बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। बृजेंद्र सिंह शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस ने यहाँ कन्हैयाराम लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा कैंडिडेट वीरेंद्र शर्मा है। इस सीट पर हुए बीते चुनाव देखें तो कांग्रेस बीजेपी पर भारी नजर आती है। 2008 में मुंगावली से बीजेपी के राव देशराज सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। देशराज ने कांग्रेस के अरविंद कुमार को 21,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। वहीं 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने बीजेपी की देशराज को 20,000 से अधिक मतों से पराजित किया। महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का निधन होने पर यहाँ 2018 में उपचुनाव हुआ, जिसमें कामयाबी कांग्रेस को मिली और जीत दर्ज करने वाले बृजेंद्र सिंह यादव विधानसभा पहुंचे। 2018 के उपचुनाव में बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी की 22 साहब को करीब 2000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। वहीं 2018 में भी जब आम चुनाव हुए तो इसमें कांग्रेस के मैदान में बृजेंद्र सिंह यादव उतरे और उन्होंने बीजेपी के केपी यादव को लगभग 2100 मतों के अंतर से हार का स्वाद चखाया। 1,85,000 के करीब मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ यादव दलित वोटर ही प्रत्याशी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यादव दलित के अलावा क्षेत्र में ब्राह्मण, लोधी, जैन, कुशवाहा और मुस्लिम समाज के मतदाता किसी भी दल को जिताने का दमखम रखते हैं। मुंगावली में मुद्दों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मॉडल स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए किए गए इंतजामों में कमी है। लोगों को रोजगार मिले इसके लिए कोई बड़ा उद्योग नहीं है। कई जगह सड़कों की हालत खराब है। लोग पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। बस स्टैंड नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर देखें तो अशोकनगर का ये विधानसभा क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में मुंगावली में किसका मैजिक चलता है, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मुंगावली में किसका चलेगा मैजिक, इस पर बात करने के बाद फिर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी है। मुंगावली संवाददाता हेमंत यादव जी हमारे साथ होंगे और हमारे अशोकनगर से ही अरविंद चौहान जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही बात होगी बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ दोनों दलों के क्षेत्रीय नेताओं से भी। पहले सवाल आपसे अग्निहोत्री जी, ये वही सीट है मुंगावली और कैलारस, 2 आपको ध्यान होगा। ये 2 उपचुनाव हुए थे और दोनों उपचुनाव कांग्रेस जीत करके 2018 के चुनाव में माहौल बना था कि कांग्रेस का माहौल बन रहा है। भाई साहब यादव के पति थे वहां से विधायक, उनकी मृत्यु हुई थी और वो भी कांग्रेस ने सीट छीन ली थी। महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की डेथ हुई थी और भाई साहब यादव को जाति समीकरण के तहत लड़ाया गया था, लेकिन बृजेंद्र सिंह यादव ने वो सीट छीन ली थी। अब ऐसी स्थिति में इसी तरह कैलारस में हुआ था, उपचुनाव हारी बीजेपी, फिर उसके बाद आम चुनाव भी बीजेपी हार गई। लेकिन अब दल बदल का मुद्दा जिस तरह से हुआ है और बीजेपी से दल बदल करके बृजेंद्र सिंह यादव चुनाव मैदान में है, तो अब आपको क्या लगता है यहाँ के जाति समीकरण के आधार पे दल बदल का मुद्दा साथ में होने पर क्या स्थिति बन सकती है? त्रिपाठी जी, मुझे तो लगता है कि मुंगावली हमेशा से, जहाँ तक बहुत ज्यादा पीछे जाए अपन, तो माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के
बहुत ज़्यादा प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा। इसी कारण महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जो उनके दाहिने हाथ माने जाते थे, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा यहाँ से जीत दर्ज कराते रहे। कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव जो है मुंगावली विधानसभा क्षेत्र पर रहा है। लेकिन पिछले 2-3 चुनाव में जिस तरह कांग्रेस को विजय मिली है, जो उसमें बाई इलेक्शन भी एक शामिल है, तो ब्रजेंद्र सिंह यादव जो हैं उनका अच्छा खासा प्रभाव वहाँ मुझे नजर आता है। हालांकि जिस मुद्दे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ब्रजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस से बाहर निकले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, तो कमोबेश स्थिति जो है जो कांग्रेस के पक्ष में वहां पर बनती रही, वो वहां व्यक्तिगत कारण, चाहे माधवराव सिंधिया हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा हो या ब्रजेंद्र सिंह यादव हो, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में बनती रही। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी उपेक्षा से परेशान होकर के कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो अब देखने वाला बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला भी होगा मुंगावली में कि वहां की जनता किसका साथ देती है। ब्रजेंद्र सिंह यादव को फिर से चुनती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर वो फिर कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी। चलिए, हेमंत यादव हमारे साथ है मुंगावली से ही। हेमंत जी, क्या स्थिति वहां बन रही है? सर, आपको बता दूं कि चुनाव नजदीक आते ही दोनों पार्टियों ने अपने प्रचार और जनसंपर्क में पूरी तरह से ताकत झोंक दी है जी। ब्रजेंद्र सिंह यादव के समर्थन में लगातार मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं तमाम मंत्री और विधायक लगातार सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं क्षेत्र में। वहीं सर बात की जाए कन्हैयाराम लोधी की, तो कन्हैयाराम लोधी के प्रचार के लिए मात्र पूर्व मंत्री सचिन यादव और चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ही नजर आ रहे हैं। चलिए, ये लोग नजर आ रहे हैं। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, जनता के मन को टटोलने का प्रयास किया होगा आपने। जो दल बदला है और सरकार कांग्रेस की गिरी है, ब्रजेंद्र यादव जहां अभी 2 साल पहले तक, लगभग 18-20 महीने पहले तक जो कांग्रेस से चुनाव जीते हैं 2018 नवंबर में, वो अब बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना साथ दे पा रहे हैं, उनका दे रहे हैं मन से कि नहीं दे रहे हैं? और दल बदल का मुद्दा जिस तरह पूरे से 25 उप विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां दल बदल का मुद्दा जिस तरह से प्रभावी है, क्या वहां भी प्रभावी है या आपका कम हो गया है? सर, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या और बिकाऊ का मुद्दा बहुत चल रहा है यहाँ पे जी। वहीं बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ जनता में लोकतंत्र की हत्या और बिकाऊ का मुद्दा काफी तरीके से चल रहा है। चलिए, टिकाऊ और टिकाऊ वाला मुद्दा चल रहा है। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। अरविंद जी, आपने बहुत अच्छे से देखा है मुंगावली में सामान्य सीट है, क्या स्थिति है? त्रिपाठी जी, इसमें मुंगावली की बात करें तो ये 3 साल ऐसा है इसमें मुंगावली के लिए कि बराबर उपचुनाव झेल रही है विधानसभा का। पहले उपचुनाव, सामान्य चुनाव, फिर ये उपचुनाव। तो जब हम बात करने की हमने कोशिश वहां के मतदाताओं से की, तो वहां जो शहरी मतदाता है उसका अलग समीकरण निकल के सामने आते हो। जो देहात का मतदाता है, ग्रामीण का मतदाता है, वो उनका समीकरण अलग आते हैं, क्योंकि वह एक साथी समाज है जो दारू बेचने का काम करता है। पहले वो चोरी की घटनाएं किया करता था, तो वहां उनका ये कहना है कि हमें माधवराव सिंधिया ने यहाँ बताया है, वो उनके आसान तले दबे हुए हैं और वो उन्हीं को वोट करते हैं। और शुरू से ये पता है, इसी चलते बराबर माधवराव सिंधिया वहां से चुनाव जीतते रहे। क्योंकि ये जो वर्तमान चुनाव है, ये चुनाव थोड़ा सा अलग हटके है वहां पर, क्योंकि पिछली बार वहां से भाजपा को हार मिली थी और क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह यादव के साथ ही यहाँ यादव कैंडिडेट था, इसलिए वोट बढ़ गए थे और ब्रजेंद्र सिंह यादव वहां से चुने गए थे। लेकिन इस बार का समीकरण थोड़ा सा दोनों पार्टियों ने अलग अलग किया, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह यादव को तो निश्चित था कि वही वहां से, क्योंकि वहां से दल बदला है तो टिकट तो उनका पक्का ही था। लेकिन कांग्रेस ने इस बार अलग कार्ड खेला है और यादवों को मनाने के लिए सचिन यादव को, चूंकि उसी समाज से आते हैं, पूरी तरह झोंक दिया है। जब से लेके अभी तक बराबर लगभग कह सकते हैं कि 15 दिन से सचिन यादव पूरे दल बल के साथ, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। अरविंद, हम आपको रोकेंगे। अरविंद, आपको रोकेंगे। हमारे साथ यादवेंद्र सिंह यादव जुड़ गए हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। यादवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पे। एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। यादवेंद्र सिंह जी, जिन ब्रजेंद्र यादव जी के खिलाफ आपने लगभग 22 महीने पहले विरोध में प्रचार किया था और कई तरह के आरोप लगाए थे, आज उन्हें ब्रजेंद्र सिंह यादव जी का आप प्रचार कर रहे हैं, उनके समर्थन में कर रहे हैं, तो जो आरोप लगाए थे पहले, वो सब खत्म हो गए क्या? देखिए भाई साहब, क्या है, हम लोग किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं रहे हैं जी।
हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जी, और उन पे हमने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए थे। हमने जो कांग्रेस की जो बुराइयां थी उनको सामने लेके आए थे। और बाकी जब ब्रजेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में अब हमारी विचारधारा में आ गए हैं, अब हमारे भारतीय जनता परिवार के सदस्य हो गए हैं, जी, तो हम उनका काम कर रहे हैं, हम उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल प्रचार करिए आप निश्चित तौर पे। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि जनता जो हमारे यहाँ से भोपाल से पहुंचे अरविंद चौहान विशेष संवाददाता, उन्होंने जनता का मन टटोलने का प्रयास किया। वहाँ हमारे हेमंत यादव संवाददाता, उन्होंने जो बताया, जो निकल करके सामने आया कि बिकाऊ टिकाऊ, खैर ये अलग मुद्दा है, दल बदल करके जिस तरह से सरकार गिराई है, लोकतंत्र की हत्या की बात कही जा रही है, वो जनता इसको अच्छा नहीं मान रही है। ऐसे में जनता को किस रूप में आप, किस तरह से आप अपने प्रभावित करेंगे? भाई साहब क्या है, ये तो जो दल बदलने वाली बात है उसका भी एक बड़ा कारण रहा है। किस तरह लोगों को ठग के झूठ बोल के 2 लाख का झूठा वादा करके किसानों को कैसे इन लोगों ने सरकार बनाई है ना। यादवेन जी, गोपाल सिंह चौहान कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बातों को उत्तर वो देंगे। गोपाल सिंह जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। यादवेन सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए। उनकी बातों में कहाँ सत्यता है, कहाँ नहीं है, ये आपको उत्तर देना है। यादवेन जी। हाँ, तो वही कह रहा था, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के किसानों को धोखा देके 10 दिन का वादा करके और जो इन लोगों ने सरकार बनाई थी जी, और उसके बाद किस तरह भ्रष्टाचार चला, हमसे छुपा हुआ नहीं है। किस तरह जो ट्रांसफर उद्योग चला वो हम लोगों से छुपा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के पब्लिक के सामने है। इस तरह से जो सरकार चलाई गई और उस सरकार का और हमारे जो विधायक थे उनकी अनदेखी की गई, और जब कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये लोग जनता में वोट लेके आए थे, अपनी जो शर्तें हैं, जो अपनी बातें थी, वो उन्होंने पब्लिक के बीच में रखी, वादे किए और उन वादों पे खरे नहीं उतरे। इनके साथ इनने अपने आप को ठगा महसूस किया, तब जाके इन लोगों ने एक कदम उठाया कि इन्होंने इस्तीफा दिया। और ये तो आरोप है बिकाऊ टिकाऊ वाले, ये तो चलते रहते हैं, तो विपक्ष का काम है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रदेश की दुर्दशा थी उसके चक्कर में इन लोगों ने, हमारे विधायकों ने इस्तीफे दिए। चलिए यादवेन जी, अब आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। गोपाल सिंह जी, आपने उनकी जो भी मत है उसमें आपका अभिमत क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। जनता विधानसभा में उनने खुद कबूला है कि लाखों लोगों के कर्ज माफ हुए हैं। 1 लाख से 1.25 लाख तक के कर्जे माफ हुए हैं जी, और 2 लाख तक के कर्जे हमारी सरकार रहती है माफ करते जी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में जी जनता को गुमराह किया जी कि हम कर्ज माफ करेंगे। 1 पैसा कर्ज माफ नहीं किया जी। गरीबों की पेंशन बढ़ाई जी 300 से 600 की और 1000 करने वाले थे जी। बिजली के बिल अब कितने आ रहे हैं, हमारे टाइम पे कितने आ रहे थे। 28 सीटें कांग्रेस जीत जाए तो कोई आश्चर्य मत मानना। और कमलनाथ जी को दुनिया की कोई ताकत जी मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। जी। गोपाल सिंह जी, यहाँ एक सवाल है, यादवेन जी तो है साथ में, हमारा एक सवाल है आपसे कि आप विधायक भी हैं, चुनेरी से हैं, आप जानते हैं विधायक का अपना एक अस्तित्व होता है, पावर होता है। लगातार 2013 से कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं, आप भी समझते होंगे, लेकिन वहां बस स्टैंड तक मुकाबले में नहीं बना है। ऐसे में यादवेन सिंह जी या बीजेपी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और आप सिर्फ है दल बदल का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। दल बदल का मुद्दा नहीं है, यहाँ बिकाऊ और टिकाऊ की बात है जी। और आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी पूरे 28 सीटों में 1 सीट की भी चैलेंज से नहीं कह पा रहे कि ये हम जीतेंगे। लेकिन हम आप दावे से कह रहे हैं कि हम मुंगावली जीतेंगे, सोनगढ़ जीतेंगे और बमोरी जीतेंगे। तीनों जीतेंगे आप? हाँ, तीनों सीटें जीतेंगे। किस आधार पे जीतेंगे? इसी आधार पे दल बदल का? हाँ, दल बदल और जनता सब जानती है। जनता आपसे हमसे ज्यादा समझदार है। चलिए यादवेन जी, गोपाल जी कह रहे हैं जनता है, जनता सब जानती है। जी जी जी, पहले तो मैं इनकी उस बात का जवाब दूंगा। बस स्टैंड वाली जो बात कर रहे हैं या और भी जो मिनी स्मार्ट सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी 2018 के उपचुनाव में जी, उसमें सभी काम चालू हो गए थे, जगह भी निश्चित हो गई थी उसके लिए, बस स्टैंड के लिए। लेकिन जब 18 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही तो इनने 1 रुपए का बजट, 1 रुपए का पैसा
मुंगावली के लिए नहीं दिया, सारे फंड रोक दिए, इस चक्कर में विकास नहीं हो पाया, है ना। और रही बात दल बदल की, तो मैंने अभी आपको बताया कि दल बदला क्यों, आदमी क्यों बदलेगा दल। आदमी एक पंच के पद से भी इस्तीफा नहीं दे सकता, सरपंच के पद से नहीं दे सकता, विधायक का पद तो बहुत बड़ा होता है ना। तो ये मुद्दा था बिल्कुल भ्रष्टाचार का। यादवेंद्र जी, आप बोल रहे हैं कि सारे, यादवेंद्र जी एक सवाल है आपसे भी, आप बोल रहे हैं सारे फंड रोक दिए, तो मैंने कमलनाथ जी खुद ये जो 25 लोगों ने दल बदला है, उनको मालूम था कि ये दल बदलने वाले हैं, इसलिए इन 25 जगहों पे फंड रोक दिया, जिसमें आपका एक मुकाबली भी था, उनको कांग्रेस के विधायक है, उसके बाद भी फंड रोक दिया, बाकी जगह फंड दे रहे? कहाँ दे रहे हैं, सभी जगह स्थिति भाई सब खराब है। तो फिर पैसा अगर सरकार के, आपने ही उनको खाली खजाना दिया है। नहीं, अब जो काम हो रहे हैं, अभी इतने कार्य दोबारा चालू हो गए हैं, योजनाएं बहुत सारी दोबारा चालू हो गई, अब खजाना कहाँ से भर गया? नहीं, 25 अब तो अभी तो कार्य हो रहे हैं, अभी आचार संहिता से पहले तक बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हमारे यहाँ पर, बहुत पैसों का, बहुत हजारों करोड़ रुपए के कार्य हुए, एक हाथ से हो गए सब। चलिए गोपाल जी, अब विकास कार्य हो गए हैं, 15 महीने पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए थे, अब पूरा फंड भी जा रहा है। ये कहना गलत है जी कि 15 महीने कोई काम नहीं हुआ जी। 15 महीने में बहुत काम हुए। मुंगावली में 50 बिस्तर का कमलनाथ जी ने अस्पताल दिया था जी। अनेक और कई काम, रोडों के काम हुए हैं, और ऐसे कई काम है जो बड़े बड़े काम किए थे जी। लेकिन जनता, आप देख रहे हो 28 में 28 सीटों की क्या दुर्दशा है जी। मुख्यमंत्री जी की सभा में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, कमलनाथ जी की सभा में 10-10 हजार लोग आ रहे हैं जी। आप भी कुछ देख रहे होंगे कि बीजेपी की सभा में लोग इकट्ठे, कार्यकर्ता आदमी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। अब ये तो खैर मुकाबले में क्या स्थिति हो, यादवेंद्र जी बताएंगे कि वहां की सभा कमलनाथ जी की हुई, मुख्यमंत्री जी की हुई, तो कौन है कौन नहीं है, लेकिन जनता अब खैर 3 तारीख को तय करेगी। यादवेंद्र जी, आरोप यह है कि कमलनाथ जी की सभा में अपने आप स्वस्फूर्त जनता पहुंचती है, लेकिन आपके यहाँ जब बड़े नेताओं की सभा होती है तो आप इकट्ठा करके लाते हैं। गलत बात है, जनता स्वतः ही पहुंचती है। अभी आपको उदाहरण बता दूं, अभी कुछ दिन पूर्व, तारीख मुझे याद नहीं आ रही, सहराई में माननीय सिंधिया जी का आम सभा थी जी। उस दिन जोरदार बारिश हुई, इतनी बारिश होने के बावजूद भी लोग बाग भीगते रहे, पूरा टेंट भरा था और पूरे लोग बाग भीगते रहे, और सिंधिया जी किसी कारण से थोड़ा लेट भी हो गए थे, और लेट आने के बावजूद भी पब्लिक वहां से टस की मस नहीं हुई, पूरे भीगते रहे और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई इधर उधर से लाए गए लोग नहीं है, अपनी श्रद्धा से और अपना उसके साथ, मन के साथ आए हुए लोग हैं। चलिए गोपाल जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा, देखिए इस बार वो सिंधिया जी के प्रभाव वाला क्षेत्र तो है कहीं न कहीं, ऐसी स्थिति में इस बार आपके साथ सिंधिया जी भी नहीं है, वो कमल के साथ है, और इधर मुख्यमंत्री भी है, सरकार भी है, इनकी पूरा दल बल है, कैडर बेस पार्टी है, उनके कैडर बेस कार्यकर्ता है, और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दल बदल का मुद्दा और कमलनाथ जी प्रचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे आप दावा कर रहे हैं कि पंजा जीतेगा? नेताओं ने दल बदल किया है जी। वोटर जैसा था वैसा ही है जी। वोटर किसी नेताओं की बाकोती नहीं है कि किसी के साथ चला जाए जी। आज मैं कांग्रेस से एमएलए हूँ जी। मैं अगर कल पार्टी छोड़ दूं तो जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस का मतदाता मेरे साथ चला जाएगा जी। आने वाला समय बताएगा, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसे आश्चर्य रिजल्ट आएंगे जी। लोगों की नींद उड़ जाएंगी जब रिजल्ट आएंगे। चलिए, तो रिजल्ट आने दीजिए, हमारी शुभकामनाएं गोपाल जी, आपको भी, यादवेंद्र जी आपको भी है, रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम लोग फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़े। अरविंद, अब हम आपसे स्थिति जानना चाहेंगे, वाकई में दल बदल का मुद्दा कितना है, जाति समीकरण भी वहां काम कर रहा है, यादव और लोधी, एक तरफ लोधी है एक तरफ यादव है, वो कितना काम करेगा? त्रिपाठी जी, एक चीज मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताने जा रहे हैं, अशोकनगर में क्या पूरी अगर 28 विधानसभा, क्योंकि हम कई विधानसभा कर चुके हैं, एक बड़ी दिलचस्प बात ये निकल के आई, अशोकनगर नहीं, मुगावली के कांग्रेस से जाने से, मुगावली अशोकनगर नहीं, मुगावली अशोकनगर में दोनों की बात करो। नहीं, हमें मुगावली की बात करनी है। दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ जो मुगावली में लोगों से सुनाए।
जी जी, तो वहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी है, जातिगत समीकरण ज्यादा हावी है, लेकिन वहाँ दो चीजें हैं। वहाँ शहर में अलग जातिगत समीकरण हावी प्रभावी होंगे और ग्रामीण में अलग होंगे, क्योंकि वहाँ का शहर का जो मतदाता है वो पढ़ा लिखा है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं ये बदलाव और जो दल बदल का मुद्दा है और गद्दार नहीं खुद्दार चाहिए, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, ये शहर में ज्यादा है। तो वही ग्रामीण में लोग सिर्फ जातिगत को वहां पर वोट दे रहे हैं। इसी के चलते इस बार कांग्रेस ने एक डबल गेम प्लान किया है, सचिन यादव को शुरू से वहां पर लगा दिया है और कन्हैयाराम लोधे हैं उन्हें टिकट दिया है कांग्रेस से कि लोधी वोट तो उनके पास आएंगे, साथ में यादव वोट को काटने में सचिन यादव कामयाब होंगे। अगर सचिन यादव वहां के यादव वोट काट लेते हैं, ब्रजेंद्र यादव को शिकस्त देते हैं, तो आप निश्चित मान लीजिए कि वहां कांग्रेस को लाभ मिलेगा। अगर ये यादव वोट का बंटवारा नहीं होता है तो वहां ब्रजेंद्र यादव को लाभ मिलेगा। देखना यही है कि यादव वोट का बंटवारा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यादव समाज है, कुछ ऐसे समाज हैं जिनका बंटवारा बड़े मुश्किल से होता है। अगर उनके समाज का कोई आदमी खड़ा होता है तो वो वहीं जाते हैं। हम सीधा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की, तो यादवों ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये कुछ जातियां ऐसी हैं, यादव है, कुछ ब्राह्मण भी उसमें है, भी है। अरविंद, एक हमारा छोटा सवाल है, फिर अग्निहोत्री जी का सवाल। हमारा सवाल यह है कि यादव मतदाता कितना अधिक है, लोधी मतदाता कितने हैं, और फिर उसके बाद अग्निहोत्री जी का सवाल के लिए दोनों को उत्तर चाहिए। अग्निहोत्री जी। अरविंद, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जो बात है आप कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सांची समुदाय है या दूसरे और समुदाय हैं जो माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाते रहे हैं राजनीतिक रूप से, तो क्या वहाँ ग्रामीण मतदाताओं को ये समझाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है कि जिन लोगों ने कांग्रेस के हाथ के पंजे पे वोट डाला था वो अब भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले, इस बात को समझाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर पिछड़े हुए समुदायों में? मैंने सिंधिया जी चले गए हैं तो अब उनको वोट डाले। जी बिल्कुल, क्योंकि वही सबसे बड़ा सवाल उनके लिए, चुनौती यही है वहां की भाजपा के लिए। और वहां की चूंकि यादव वोट तो संभावनाएं है कि वो 60 और 40 में कन्वर्ट होगा, सचिन यादव 40% वोट वहां के ले पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो साथी समुदाय है उसने अभी तक सिर्फ पंजा देखा है। और उसका जब हमने उनसे बात की तो अगर कहें, अपने शब्दों में कहें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, साथी समाज का सीधा उन्हें सिंधिया परिवार दिखता है। अभी आपने देखा होगा लोकसभा जो चुनाव हुआ था, जो वोट चुनाव चिन्ह बदल गया है, ये पता चला कि नहीं उनको? चुनाव चिन्ह बदल गया, यही समझाने की कोशिश कर रहा है। जब हमने उनसे कहा तो नहीं, उन्हें यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि वोट देना किसे। हमने कहा, जब हमने सवाल किया उनसे, हमने उनका जब ब्रजेंद्र यादव का इंटरव्यू किया था, एक गांव पड़ता है वो साथियों का गांव है, तो हमने उनसे पूछा, तो एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने कहा हम तो पंजाब पे वोट देते हैं। हमने अब तो चले गए, वो कोई कहीं चला गया हो, हम तो पंजे पे वोट देते हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ा संकट खड़ा है भाजपा के लिए कि उन साथियों को समझाना कि अब पंजा नहीं कमल है। अगर ये समझाने में सफल हो जाते हैं और यादव मतदाता को अपने आप रोक लेते हैं तो आप निश्चित मान लीजिए ब्रजेंद्र यादव वहां से सफलता पाएंगे। अगर ये समझाने में सफल नहीं होते हैं, और साथी समुदाय समझते बड़े मुश्किल से है क्योंकि उनके पास इतना समय भी नहीं होता है, वो अपने काम में लगे रहते हैं और वो समझने को तैयार बड़े मुश्किल से होते हैं। वो सोचते लोग आगे सिंधिया जी खुद ही कहें वहां पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहेंगे और वहां जाएंगे कि नहीं मैं हूं और मैं इसमें आ गया हूं, तो उनके समझ में आएगा। वो किसी की बात मानते नहीं है, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मानेंगे। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां जाके समझाने में सफल हो गए, घर ये पंपलेट अपने उसका फूल का बंटवा दिया और वो लोग समझ गए, तो ही संभव है कि साथी कन्वर्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम आपसे ये बात दावे से कह सकते हैं कि साथी वोट का कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाएगा। कि अभी तक 5 साल 10 दिन में उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो रहती ऐसी जगह है जहां पर कोई जाना ही बड़ा मुश्किल होता है कि गांव टेपरे में पूरे जंगलों में वो लोग रहते हैं, तो वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चुनौती जरूर भाजपा के लिए है कि साथी जो उनका क्या पारंपरिक मतदाता है वो कैसे आए। चलिए निश्चित, अब उनको अगर ये समझा लिया कि फूल छाप कांग्रेस हो गई है अब तो हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। खैर अग्निहोत्री जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी उसके बाद। नहीं, मुझे यही लगता है खास तौर से इस उपचुनाव में जो 25 जगह खास तौर से ये समझाना ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को कि अब जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का नहीं भारतीय जनता पार्टी का है, जिनको उन्होंने पिछले चुनाव में हाथ के पंजे पे मोहर लगाई थी, उनको अब कमल के उस पर लगाना है। ये कन्विंस कराना ही सबसे बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रहेगी, जो अशोकनगर और मुंगावली दोनों ही जगह उस चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका और अग्रहोत्री जी आपका हमारे साथ पूरी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो 2018 विधानसभा चुनाव परिणाम देखें तो मुगावली के उपचुनाव में जीत के लिए सत्ताधारी दल यानी बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी होगी। 2018 में विजेंद्र सिंह यादव तकरीबन 2000 मतों से ही चुनाव जीते थे, जो कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में यहाँ मुकाबला कांटे के होने के पूरे आसार हैं। वैसे यहाँ सबसे अहम ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे, क्योंकि मुगावली विधानसभा सीट उसी गुना लोकसभा का हिस्सा है जिसका सिंधिया परिवार ने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ ही उनकी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया भी यहीं से सांसद रही हैं। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिलने से भाजपा की उम्मीद बढ़ी है। वहीं कांग्रेस भी इस क्षेत्र में जीत हासिल कर सिंधिया से बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंके में। खैर, अब ऊंट किस करवट बैठता है, असल रोमांच इसी लेकर है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में आज का इतना ही। कल उपचुनाव वाली 2 सीटों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।